मेरा क्या कसूर 191 एपिसोड। आदर्श रोहन को तब तक मारता है जब तक रोहन अधमरा नहीं हो जाता है और जोर से आवाज लगाकर बोला, इंस्पेक्टर। जैसे ही आदर्श इंस्पेक्टर को आवाज लगाता है वैसे ही बाहर पहले से ही खड़ी पुलिस अंदर आ जाती है, जिसके पास रोहन को फेंकते हुए आदर्श बोला, ले जाओ इसे। और आदर्श राजपूत की पत्नी पर हाथ डालने की क्या सजा होती है इसे बताओ। आदर्श की बात सुन रोहन अपनी खराब हालत में होते हुए भी हंसकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर राजपूत, मुझे अरेस्ट करने से तुम सच्चाई बदल सकते हो? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है और तुम एक बात नहीं जानते हो, या तुम्हें तुम्हारी इस बीबी ने बताई नहीं? ये बिन ब्याही माँ है, वो भी मेरी बेटी की, और इसके साथ क्या हुआ है ये आप जानते नहीं हो और इसने आपको कुछ बताई नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता होता तो आप कभी भी इस लड़की से शादी नहीं करते, और मुझे तो लगता है इसने आपसे सारी बातों को छुपाई है। यहाँ तक इसने आपको ये भी नहीं बताया इसके बदन पर कितने ही निशान हैं जो मैंने इसे दिए हैं। अगर एक बार भी आप उन निशानों को देख लिए होते तो कभी भी इस लड़की से शादी नहीं करते। साथ ही एक बात और है जिसे आप जानते नहीं हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी बीवी की बॉडी में एक ड्रग्स इंजेक्ट है जिसे मैंने उसके अंदर डाला हूँ, और वो ड्रग्स क्या है तुम्हें नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है तुम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है। अगर वैसा कुछ होता तो तुम्हारी बीवी ऐसे सही सलामत ना खड़ी होती है, वो अभी बेड पर बेशुद्ध पड़ी होती, या अभी तक तो ये मर ही गई होती। मगर लगता है आज तक इसने कभी भी खुद को तुम्हें छूने तक नहीं दिया। अगर इसने खुद पर कभी भी तुम्हें कोई हक दी होती तो तुम्हारे जैसा इतना रिच और पावरफुल इंसान इस जैसी लड़की के साथ कभी नहीं होता। और वैसे भी जिस तरह मैंने इसे महसूस किया वो तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कल भी मेरी थी और आज भी मेरी ही है। तो अच्छा यही होगा तुम इसे मुझे दे दो। वैसे भी हम दोनों की एक 5 साल की बेटी भी है और ये तो तुम्हें कभी कोई सुख दे ही नहीं सकती, तो तुम इसे अपने पास रख कर करोगे ही क्या? इतना बोल वो हंसने लगता है। मगर रोहन की बात सुन नियति रोहन के पास जाती है और उसके पास जाकर उसे एक जोर का थप्पड़ मार देती है, जिस कारण रोहन अपने गाल पर अपना एक हाथ रखे बस हैरानी से नियति को देखने लगता है। और उसे ऐसे खुद को देखते देख नियति बोली, तुम्हें क्या लगता है रोहन, हर आदमी तुम्हारी ही तरह होता है जिसे बस एक औरत का जिस्म चाहिए, वो भी बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो, क्योंकि मेरे आदर्श जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे आदर्श जी मुझे मेरी बॉडी से नहीं बल्कि मेरे दिल से प्यार करते हैं। और क्या बोले तुम? अगर आदर्श जी और मेरे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता होता तो मैं आज यहाँ पर नहीं बल्कि बेड पर बेशुद्ध पड़ी होती, क्योंकि तुमने मुझे ड्रग्स दिया है। और अगर आदर्श जी मुझे और मेरी बॉडी को देखते तो वो मुझसे नफरत करते, या वो मुझे देखना तक पसंद नहीं करते, क्योंकि तुमने अपनी हैवानियत मेरे सारे बदन पर जो छोड़ी है। मगर तुम गलत हो रोहन राज, तुम पूरी तरह से गलत। और तुम्हें क्या लगता है मेरा मेरे ही पति के साथ कोई रिश्ता नहीं है? तो सुन लो रोहन राज, मेरा मेरे पति के साथ रूहानी और जिस्मानी दोनों रिश्ते हैं। सुना तुमने? मेरा मेरे पति के साथ ये दोनों रिश्ते हैं, और मेरे पति ने मुझे मेरा सारा अतीत जानने के बाद अपनाया है। और तुम्हें पता है जब मेरे आदर्श जी ने मेरी वो बदसूरत बॉडी देखी थी तब आदर्श जी ने मुझसे नफरत नहीं बल्कि मुझे ढेर सारा प्यार दिया और मुझे वैसे ही अपनाया जैसी मैं थी। मगर तुम जैसा घटिया इंसान इस बात को कभी समझ ही नहीं सकता है। और हाँ, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद दिला दिया, और मुझे ना तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी बॉडी में ड्रग्स डालते ही नहीं तो मैं अपने पति को इतनी अच्छी तरह से महसूस कर ही नहीं पाती जैसे मैं करना चाहती हूँ। और तुम्हें तो मैं सच में थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि वो ड्रग्स मेरे अंदर नहीं होता तो ना ही मैं अपने पति को अच्छे से फील कर पाती और ना ही कभी जान पाती मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। और कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो देखो तुम्हारे उस ड्रग्स के कारण मैं अपने पति को काफ़ी अच्छे से फील भी कर पाए, और आज मैं सही सलामत तुम्हारे सामने भी खड़ी हूँ। और जानते हो ये कैसे हुआ? तो सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुमने भले मुझे ड्रग्स दिया हो ताकि तुम अपनी सारी हवस मुझसे मिटा सको, पर मेरे आदर्श जी ने मुझे उसका एंटीडोट दिया, जिस कारण मैं बिल्कुल ठीक और सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। और हाँ, एक बात और, मेरे आदर्श जी ना मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं जिसे तुम जैसा हैवान कभी समझ नहीं सकता है, क्योंकि प्यार रूह से किया जाता है जिस्म से नहीं। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अब मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे बदन पर तुम्हारे दिए हुए कोई जख्मों के निशान, ना ही कुछ और, क्योंकि मेरे पास अब जो भी है वो सब मेरे पति का, मेरे आदर्श जी का। तो तुम इस बात को भूल ही जाओ, तुम्हारा मेरे पास कुछ भी मौजूद है। इतना बोल नियति आदर्श को देखती है जो उसे ही बड़े प्यार से देख रहा होता है, जिसे देख नियति आदर्श के करीब जाती है और अपने दोनों पैरों की उंगलियों पर खड़ी होकर आदर्श के होठों पर अपने होठों को रख उसे किस करने लगती है। मगर रोहन जो वहीं पर था
जैसे ही वो इस नज़ारे को देखता है उसके तो मानो तन बदन पर आग ही लग जाती है और उसकी मुठिया गुस्से से बंध जाती है, क्योंकि नियति उसी के सामने आदर्श को किस कर रही थी। वो भी पैसने, जिसे देख रोहन का मन करता है वो अभी ही आदर्श की जान ले ले और नियति को उसकी इस गलती के लिए काफ़ी ज़्यादा सजा दे। मगर अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इस समय उसके हाथों में हथकड़ी जो लगी होती है। तभी नियति और आदर्श दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं और आदर्श इंस्पेक्टर को देख बोला, ले जाओ इंस्पेक्टर इसे और इसे इसके किए सारे गुनाहों की सजा दो। इसके खिलाफ सारे सबूत मैं आपको दूंगा। इतना बोल वो उन्हें जाने का इशारा करता है और इंस्पेक्टर भी उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं और खुद को ले जाते देख रोहन चिल्ला कर बोला, नहीं नियति नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी, तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती हो। मैं तुम्हें कभी भी किसी और की नहीं होने दे सकता। बोलते हुए वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, मगर पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। 192 एपिसोड। जब पुलिस रोहन को अपने साथ ले जा रही होती है तब पार्टी हॉल में मौजूद सारे गेस्ट, जो सारे ही अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते थे, वो रोहन को पुलिस के साथ अरेस्ट कर जाते देख हैरान होते हैं, क्योंकि पार्टी अभी खत्म नहीं हुई थी। न ही कोई भी गेस्ट पार्टी से बाहर गया था, बल्कि हर गेस्ट पार्टी में ही मौजूद थे। और जब रोहन देखता है उसे इस तरह सबके सामने अरेस्ट कर ले जाया जा रहा है और सारे ही लोग उसे देख बातें कर रहे हैं, साथ ही उसे काफ़ी अजीब नज़रों के साथ देख रहे हैं, ये देख उसे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वो अपना चेहरा छुपाने लगता है। और रिपोर्टर तो जैसा उनका काम होता है एक छोटी सी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला लगाकर बताने की, ठीक उसी तरह रिपोर्टर भी ब्रेकिंग न्यूज को कैसे छोड़ सकते थे। वो सारे रिपोर्टर इस खबर को कवर करने में लग जाते हैं ताकि उनके चैनल की टीआरपी बढ़ सके और उनकी सैलरी बढ़े या बोस से शाबाशी मिले। उद्धरण चिन्ह। तो वही जैसे ही परी और नेहा की नज़र रोहन पर जाती है, जिसे पुलिस अपने साथ अरेस्ट कर ले जा रही होती है, ये देख वो दोनों ही हैरान हो जाती हैं और परी तो रोते हुए ही डेडी डेडी बोलते हुए रोहन के पास भागने लगती है और उसी के पीछे नेहा भी भागने लगती है। जब रोहन के कानों में अपनी बेटी की आवाज़ पड़ती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे उसकी छोटी सी बेटी के सामने ही पुलिस लेकर जा रही होती है, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी परी रोते हुए ही रोहन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे देखकर रोते हुए ही बोली, डेडी ये पुलिस अंकल आपको कहाँ पर लेकर जा रहे हैं और इन्होंने आपके हाथों में ये लोग क्यों लगाया हुआ है। वैसे परी अभी एक छोटी बच्ची है, इसलिए उसे नहीं पता होता है हथकड़ी क्या होती है। ये आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलो ना डेडी आप चुप क्यों हो। बोलते हुए ही वो काफ़ी जोरों से रो रही होती है, जिसे ऐसे रोते देख रोहन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। रोहन भले जैसा भी हो पर है तो वह परी का पिता ही, और वह पिता होने के नाते अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करता है। जब नेहा रोहन को खामोश देखती है तब वह रोहन को देख बोली, रोहन ये सब क्या हो रहा है। पुलिस कैसे तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकती है। तुम चुप क्यों हो। बोलो क्या किया तुमने जो पुलिस तुम्हें ऐसे सबके सामने अरेस्ट कर ले जा रही है। बोलते हुए ही वो खुद भी काफ़ी परेशान लग रही होती है, जिसे ऐसे देख इंस्पेक्टर बोला, आपके पति पर मिस्टर राजपूत ने केस किया है। उनकी पत्नी को किडनैप कर होटल रूम में ले जाने और उनके साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में, और हमने ये सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखा है, किस तरह मिस्टर मिसेज राजपूत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। और अगर आपको सबूत चाहिए, हम झूठ बोल रहे हैं या हम गलत हैं, तो आप पार्टी की फुटेज चेक कर लीजिए, उसमें साफ दिखाई दे रहा है किस तरह आपके पति ने जबरदस्ती मिसेज राजपूत को अपने साथ लेकर गए थे। इतना बोल वो शांत हो जाता है, मगर इंस्पेक्टर की इस बात को सुनते ही नेहा और परी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और उसी हैरानी के साथ नेहा रोहन को देखने लगती है, जो उस इंस्पेक्टर को घूर कर देख रहा होता है। और वहाँ पर मौजूद सारे लोग जब इस बात को सुनते हैं तो वो सारे ही लोग आपस में बातें करने लगते हैं और रोहन को घिन भरी नज़रों से देखने लगते हैं। जब रोहन सभी की इस घिन से भरी नज़रों को खुद पर महसूस करता है तब वो अपने सामने देखता है, जहाँ पर आदर्श नियति का हाथ थामे खड़ा होता है और वह रोहन को मुस्कुरा कर देख रहा होता है, जिसे इस तरह मुस्कुराते देख रोहन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसका मन करता है वह अभी के अभी आदर्श को नियति से दूर कर उसका खून कर दे। मगर अफसोस की बात, रोहन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। और तभी पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है, जिसे ले जाते देख परी काफ़ी तेजी से रोने लगती है।
जब नियति और आदर्श परी को इस तरह से रोते देखते हैं तो उन दोनों को ही काफी ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही नियति की भी आंखों से परी को रोते देख आंसू बहने लगते हैं और उसे अपने अंदर सब कुछ टूटता सा महसूस होता है। साथ ही उसे काफी ज्यादा तकलीफ भी होने लगती है, जिस कारण वो जैसे ही परी की तरफ अपना एक कदम बढ़ाती है, उससे पहले ही नेहा परी को अपनी गोद में उठा उसे लेकर पार्टी हॉल से बाहर निकल जाती है। और परी को खुद से दूर जाते देख नियति को वापस से काफी बुरा लगने लगता है। तभी आदर्श भी नियति का हाथ थामे उसे लेकर पार्टी हॉल से बाहर निकल जाता है, जिसे बाहर जाते देख वीर भी अंश, पिहू और मिताली के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। इधर बाहर निकलने के बाद नेहा परी को शांत करवाते हुए बोली, परी शांत हो जाओ बेटा, इस तरह से रोते नहीं है। जिसे सुन परी रोते हुए ही बोली, मोम क्या डैडी ने कुछ गलत किया? उद्धरण चिन्ह, जो पुलिस अंकल उन्हें अपने साथ ले गए। मोम मुझे डैडी के पास जाना है, चलो ना हम डैडी के पास चलते हैं। इतना बोलते हुए वो अपने आंसू पोंछती है और परी की इस बात को सुन नेहा बोली, परी बेटा हम कल सुबह आपके डैडी से मिलने चलेंगे। अभी नहीं, अभी काफी ज्यादा रात हो गई है और इतनी रात को हमारा थाने जाना ठीक नहीं होगा। बोलते हुए वो शांत हो जाती है और नेहा की इस बात को सुन परी बोली, ठीक है मोम हम सुबह चलेंगे, पर डैडी वापस घर तो आ जाएंगे ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? जिसे सुन नेहा बोली, हाँ बेटा कुछ नहीं होगा, पर अब तुम रोना बंद करो। उद्धरण चिन्ह, और चलो हम घर चलते हैं। जिसे सुन परी हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी परी को अपने कानों में आदर्श की आवाज सुनाई देती है, जो उसके पास आकर उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, परी बेटा क्या आप चाहती हो आपके डैडी को पुलिस छोड़ दे? जिसे सुन परी हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ अंकल मैं चाहती हूँ मेरे डैडी को पुलिस अंकल छोड़ दे, क्योंकि वो जो है जैसे भी है मेरे डैडी है और मेरी मम्मा तो पहले ही मुझसे दूर जा चुकी हैं और मैं नहीं चाहती मेरे डैडी भी मुझसे दूर चले जाए। जब आदर्श परी की बात सुनता है तो उसे सच में परी के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए आदर्श बोला, ठीक है परी बेटा कल सुबह तक आपके डैडी आपको घर में मिल जाएंगे। जिसे सुनते ही परी खुश होकर बोली, क्या सच में अंकल मेरे डैडी कल वापस आ जाएंगे? उद्धरण चिन्ह, जिसे सुन आदर्श हाँ में अपना सर हिला देता है। ये देख परी खुश हो जाती है और नियति को देखती है, जो उसे ही देख रही होती है। जिसे खुद को देखते हुए पाकर परी आदर्श की गोद से उतरकर नियति के पास जाती है और उसे देखकर बोली, मम्मा मुझे पता है आपको डैडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मम्मा वो मेरे डैडी है और अब मैं उनसे दूर नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी है जैसे भी है वो मेरे डैडी है और वो भले बुरे ही क्यों ना हो पर मुझे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। इतना बोल वह नियति के पैरों से लिपट जाती है और अपनी मासूम सी आवाज में बोली, मम्मा आपने बोली थी ना मुझे गुड गर्ल बनना चाहिए, तो अब मैं गुड गर्ल बन गई हूँ, तो क्या अब हम साथ नहीं रह सकते हैं? अब तो हम साथ रह सकते हैं ना मम्मा? बोलते हुए वो काफी टाइट नियति के पैरों को हक कर लेती हैं। जब नियति अपनी बेटी की इस बात को सुनती है तब वो परी को अपने पैरों से अलग कर उसका छोटा सा फेस अपने दोनों हाथों में भर लेती है और प्यार से परी का माथा चूम लेती है, जिसके ऐसा करने से परी की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है, क्योंकि ये वही एहसास था जिसके लिए वो इतने दिनों से तरस रही होती है और आज इतने दिनों बाद उसे अपनी मम्मा का प्यार मिल रहा होता है, जिस कारण परी की आंखें बंद हो जाती हैं। तभी नियति प्यार से परी के दोनों गालों को चूम कर बोली, परी हमें पता है बेटा आप क्या बोलना चाहती हो, मगर अब आपको थोड़ा बड़ा और समझदार होना पड़ेगा बेटा, क्योंकि जो आप सोच रही हो वैसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी अब एक अलग फैमिली है जिसमें आप और आपके मोम डैडी आप तीनों साथ रहते हो। ठीक वैसे ही हमारी भी एक अपनी फैमिली है जिसमें हम हमारे पति और बच्चों के साथ रहते हैं, इसलिए हम कभी साथ नहीं हो सकते बेटा, और आप जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ आपके लिए उतना ही अच्छा होगा बेटा। इतना बोल वो प्यार से परी को अपने सीने से लगा लेती है और अपनी बेटी को अपने सीने से लगाते ही नियति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो जोर से रोने लगती है, क्योंकि परी बेटी है उसकी और कोई भी माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है या उसे खुद से दूर कर सकती है। अपनी मम्मा को रोते देख परी भी उसे टाइट हक कर रोने लगती है। उद्धरण चिन्ह 193 एपिसोड। अपनी मम्मा को ऐसे रोते देख परी भी उसे टाइट हक कर जोर से रोने लगती है और रोते हुए ही बोली, मम्मा मुझसे इतनी नफरत मत करो, मैं आपका गुस्सा सह सकती हूँ, आपकी नाराजगी भी सह सकती हूँ, पर मैं आपकी नफरत नहीं सह सकती। अगर आपको मेरे और डैडी के साथ नहीं रहना है
तो आप हमारे साथ मत रहो, पर मुझसे इतनी नफरत भी मत करो मम्मा, मैं आपकी ये नफरत नहीं सह सकती हूँ। बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और अपनी बेटी की इस बात को सुन नियति के भी आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। और वो परी को अलग कर उसका चेहरा अपनी दोनों हथेली में भर बोली, नहीं परी बेटा नहीं, मम्मा आपसे नफरत नहीं करती है। मम्मा आपसे नफरत कैसे कर सकती है बेटा, मम्मा सब कुछ कर सकती है पर आपसे नफरत कभी भी कर सकती है। बोलते हुए ही वो परी के सारे फेस पर किस करने लगती है और अपनी मम्मा की इस बात को सुन उसकी मम्मा उससे नफरत नहीं करती है और वो उससे कभी नफरत कर ही नहीं सकती है। ये जानकर परी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जैसे ही उसे अपनी मम्मा की किसी महीनों बाद मिलती है वैसे ही उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। और वो नियति को देख बोली, मम्मा आप सच में मुझसे नफरत नहीं करती हो ना। जिसे सुन नियति बोली, हाँ बेटा हम सच में आपसे नफरत नहीं करते हैं, पर हम आपके उस डैडी से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, इतनी नफरत जितनी कभी किसी ने किसी से भी ना की हो। बोलते हुए नियति के फेस के भाव बदल जाते हैं, जिसे देख परी बोली, अच्छा ठीक है मम्मा अब मैं मोम के साथ घर जाती हूँ और अब आप भी अपने घर जाओ। इतना बोल वो आदर्श को देखती है और बोली, अंकल सच में मेरे डैडी कल सुबह घर आ जाएंगे ना। जिसे सुन आदर्श बोला, हाँ बेटा आपके डैडी कल सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। बोल वो शांत हो जाता है, जिसे शांत देख परी नेहा को देखती है जो बिल्कुल शांत खड़ी होती है मगर उसकी आंखों में एक अलग ही डर दिखाई दे रहा होता है। जिसे देख परी बोली, मोम चलो हम घर चलते हैं। इतना बोल वो नेहा का हाथ पकड़ उसके साथ कार में बैठ वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद आदर्श भी सभी को लेकर बाहर से निकल जाता है। कुछ समय बाद बच्चों को सुला देने के बाद नियति आकर अपने कमरे में ही बनी बालकनी में लगे झूले पर बैठ जाती है और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। नियति अपनी सोच में गुम ही थी, तभी उसे अपने कंधे पर आदर्श के हाथों का स्पर्श महसूस होता है। जिसे फिलकर नियति अपनी नजरें उठाकर अपने सामने देखती है तो सामने आदर्श होता है जो उसे ही देख रहा होता है। जिसे अपने सामने देख नियति अपनी जगह से थोड़ी खिसक जाती है ताकि आदर्श भी उसकी ही साइड में बैठ सके और नियति के ऐसा करने पर आदर्श भी नियति के बगल में ही जाकर बैठ जाता है। जिसके बैठते ही नियति आदर्श की बाह में अपनी बाह डाल देती है और उसके कंधे पर अपना सर रख अपनी आंखें बंद कर बोली, आदर्श जी क्या आप सच में उस इंसान को छुड़वा देंगे, उद्धरण चिन्ह, और उसे इतनी आसानी से माफ कर देंगे। इतना बोल नियति शांत हो जाती है और आदर्श के कुछ बोलने का इंतजार करने लगती है। अपनी पत्नी की बात सुन आदर्श बोला, नहीं नियति नहीं, मैं उस इंसान को कभी भी माफ नहीं करने वाला जिसके कारण मेरी नियति को इतना सफ़र करना पड़ा, उद्धरण चिन्ह। मैं उस इंसान को बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला जिसने मेरी नियति की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने तुम्हें इतने दर्द और तकलीफें दी है। मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करने वाला, पर हाँ मैं परी को रोते भी नहीं देख सकता। जो कुछ किया उस घटिया इंसान ने किया, मगर उन सब में परी की कोई गलती नहीं है और मैं एक छोटी सी बच्ची से उसके पिता को दूर नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं उस रोहन को कल जेल से बाहर निकलवा दूंगा, मगर मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। मैं उस इंसान को उसके किए की वो सारी सजा दूंगा जो वो डिजर्व करता है, पर मैं एक बच्ची को उसके पिता से दूर भी नहीं होने दूंगा। इतना बोल वो शांत हो जाता है और आदर्श की इस बात को सुन नियति आदर्श के कंधे से अपना सर हटा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आदर्श जी आप इतने अच्छे क्यों हो, उद्धरण चिन्ह। आप परी के लिए इतना कैसे सोच सकते हो, जबकि हम खुद भी परी के लिए इतना नहीं सोच पाते हैं। हमने तो सोचे थे हम कभी भी परी को माफ नहीं करेंगे, ना ही कभी परी से कोई बात भी करेंगे, पर हम क्या करें आदर्श जी, हम माँ है उसकी और हम कितना भी खुद को रोकने की कोशिश करें पर हम खुद को रोक नहीं पाए और परी को अपने सीने से लगा ही लिए। क्या करें हम आदर्श जी, हम माँ है और कोई भी माँ अपने किसी भी बच्चे को उदास और रोते हुए नहीं देख सकती है। ठीक वैसे ही हम भी परी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। बोलते हुए ही नियति की आंखें भर आती हैं, जिसे ऐसे देख आदर्श को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी नियति को अपने गले से लगा लेता है। तो दूसरी तरफ लॉकअप के अंदर रोहन काफी ज्यादा गुस्से में बस चक्कर ही लागे जा रहा होता है। उसके सामने बार बार बस नियति का आदर्श को उसके होठों में पैसनेट किस करना ही याद आ रहा होता है, जिसे याद कर रोहन का खून खोल रहा होता है और वो गुस्से में अपनी मुठियां भींचकर बोला, नहीं नियति नहीं, उद्धरण चिन्ह, तुम मेरी हो और तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। मैं तुम्हें कभी भी किसी और का होने नहीं दूंगा, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। तुम मेरे अलावा किसी और की कैसे हो सकती हो। कैसे बोलते हुए ही वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वैसे ही गुस्से से चक्कर लगाते हुए खुद से ही बातें कर रहा होता है और खुद से बातें करते हुए ही आगे बोला, तुम कल भी मेरी थी और आज भी मेरी ही हो।
और मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करके ही रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे उस आदर्श राजपूत को अपने रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा, जान ले लूंगा उसकी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी नियति को किस करने की। बोलते हुए वो अपना एक हाथ दीवार पर दे मारता है, जिस कारण उसे उसके हाथ में काफी तेज दर्द तो होता है, पर वो उस दर्द को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और किसी साइको की तरह हंसते हुए बोला, तुमने भी गलती कर दी नियति, तुमने सच में गलती कर दी, और जब तुमने उस आदर्श राजपूत से शादी कर गलती की है तो सजा तो तुम्हें भी मिलेगी। मैंने तो पहले सोचा था मैं तुम्हें प्यार से समझाऊंगा, मगर नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। मैं अब तुम्हें उस आदर्श की जिंदगी से और इस शहर से ही दूर ले जाऊंगा, जहां पर तुम, मैं और हमारी बेटी परी, हम तीनों ही होंगे और हमारे बीच कोई और नहीं आ पाएगा। बोलते हुए वो हंसने लगता है। उद्धरण चिन्ह 194 एपिसोड। अगले दिन जैसा आदर्श ने बोला था ठीक वैसे ही पुलिस ने रोहन को छोड़ दिया था, मगर रोहन जेल से छूट तो गया था, मगर आदर्श ने रोहन के सारे बिजनेस को चौपट कर दिया। आदर्श ने बस रात भर में ही रोहन का पहले से खराब हो चुका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। यहाँ तक रोहन का तो नाम ही बिजनेसमैनों की लिस्ट से गायब हो चुका था, और हर तरह, हर न्यूज चैनल, हर अखबार में आज की ब्रेकिंग न्यूज यही थी। रातों रात रोहन राज हुआ बर्बाद। रातों रात रोहन राज का बिजनेस हुआ बर्बाद। रोहन का पहले से ही खराब चल रहा बिजनेस आज पूरी तरह से खत्म हो गया। रोहन राज के सभी बिजनेस पार्टनर ने छोड़ा उसका साथ। रोहन राज को मिस्टर राजपूत की पत्नी पर अपनी गंदी नज़र डालने की मिली। रोहन राज को इतनी बड़ी सजा मिस्टर राजपूत ने दिखाया रोहन राज को उसकी सही औकात। बस यही सब आज की ब्रेकिंग न्यूज में चल रहा था। परी अपने डेट के आने का इंतजार कर रही होती है और नेहा भी परी के साथ ही सिटिंग एरिया में बैठी होती है, मगर नेहा के मन में काफ़ी सारी उथल पुथल मची हुई होती है। साथ ही उसे देख ऐसा लग रहा होता है जैसे वो किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। परी नेहा को देख बोली, मोम डैडी अभी तक आए नहीं क्या? पीहू के डैड ने मुझसे झूठ बोले, वो डैडी को वापस घर लाएंगे। परी की बात सुन नेहा बोली, नहीं परी, पीहू के डैड ने तुमसे झूठ नहीं बोले, उन्होंने तुम्हारे डैडी की जमानत करवा दी है और वो कभी भी घर आ जाएंगे। इतना बोल वो शांत हो जाती है और थोड़ी देर परी को अच्छे से देखने के बाद बोली, परी मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम तो रोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, यहाँ तक तुम्हें तो तुम्हारे अपने ही डैडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर रोहन के जेल जाने पर तुम इतना कैसे रो सकती हो? मुझे सच सच बताओ परी, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? बोलते हुए वो परी को देख रही होती है और उसके मन क्या चल रहा उसे समझने की कोशिश कर रही होती है, पर वो परी के मन की बातों को कैसे समझ सकती है? और नेहा की इस बात को सुन परी उसे देखते हुए बोली, हाँ मैं डैडी से नफरत करती हूँ, पर फिर भी वो मेरे डैडी है और मुझे पता है डैडी मुझसे प्यार करते हैं और वो मेरे ही लिए मम्मा को भी वापस लाना चाहते हैं। जब डैडी मेरे लिए इतना सब करना चाहते हैं तो फिर मैं डैडी से नफरत क्यों करूँ? बताओ मोम, मेरे पास अब डैडी से नफरत करने की कोई वजह नहीं है। और रही बात मेरी मम्मा की, तो देखना एक दिन मेरी मम्मा भी मेरे पास ही होगी और वो पीहू बस देखते ही रह जाएगी। उसे क्या लगता है मैं अपनी मम्मा को इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? तो ये सबकी गलतफहमी है। बोल वो हंसने लगती है। तभी परी की नज़र रोहन पर पड़ती है, जिसकी हालत इस समय काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही होती है और उसे देख ऐसा लग रहा होता है जैसे एक ही रात में किसी ने उससे उसकी ज़िंदगी छीन ली हो, या फिर एक ही रात में उसे राजा और भिखारी दोनों की ही ज़िंदगी कैसी होती है ये पता चल गई हो। तभी तो उसका फेस अभी थोड़ा सुजा हुआ होता है जैसे रात भर उसे मच्छरों ने अच्छे से खाया हो। जब परी अपने डैडी को देखती है तो वो रोहन के पास भागते हुए बोली, डैडी डैडी आप आ गए। बोलते हुए ही वो रोहन के सामने आकर अपनी दोनों बाहें फैला देती है और जैसे ही रोहन परी को देखता है वैसे ही वो भी आगे बढ़कर अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाकर उसे अपने गले से लगा लेता है, जिसके गले लगते ही परी रोहन से बोली, डैडी आप आ गए। जिसे सुन रोहन बोला, हाँ बेटा डैडी आ गए हैं। इतना बोल वो परी को अपने साथ ऊपर कमरे की तरफ ले जाने लगता है। ये देख नेहा रोहन को देख बोली, रोहन तुम पहले फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। नेहा की बात सुन रोहन बोला, ठीक है तुम नाश्ता लगवा दो, हम थोड़ी ही देर में आते हैं। इतना बोल वो परी को अपने साथ ले जाता है और कमरे में आने के बाद रोहन परी को बैग में बिठा देता है और खुद भी उसके ही पास बैठकर अपना उदास सा फेस बनाकर बोला, परी बेटा आपको पता है पुलिस मुझे अपने साथ क्यों लेकर गई थी?
रोहन की बात सुन परीना में अपना सर हिला देती है। ये देख रोहन वापस से अपना मासूम सा फेस बनाकर बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी दोस्त पिहू और उसके डेड वो दोनों ही काफी बुरे हैं बेटा। उन दोनों ने मिलकर तुमसे तुम्हारी मम्मा को छीन लिए है। और इतना ही नहीं बेटा, पिहू के डेड ने हमसे तुम्हारी मम्मा के साथ ही हमारा सारा बिजनेस बर्बाद कर दिया, हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। और देखना परी, बहुत जल्दी ही वो दोनों बाप बेटी हमें हमारे इस घर से भी बाहर निकाल फेंक देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे बेटा, हम तो सड़क पर आ जाएंगे और हमारे पास खाने के लिए खाना तक नहीं होगा। और क्या तुम वापस से वही गरीबों वाली जिंदगी जीना चाहती हो? बताओ बेटा, क्या तुम चाहती हो हम गरीब हो जाए? बोलते हुए रोहन काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है। और अपने डैडी की इस बात को सुन परी बोली, नहीं डैडी, मुझे फिर से गरीब नहीं होना है, ना ही मुझे वो गंदी वाली जिंदगी जीना है। जिसे सुन रोहन, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो जैसा मैं बोलूं बिल्कुल वैसा ही करना, और बहुत जल्दी ही हम तुम्हारी मम्मा को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जिसके बाद हम तीनों हमेशा से साथ में रहेगी। तुम चाहती हो ना तुम्हारी मम्मा और मैं हम तीनों हमेशा साथ में रहे? जिसे सुन परी बोली, हाँ डैडी, मैं चाहती हूँ हम तीनों एक फैमिली की तरह हमेशा साथ में रहे और खुश रहे। जिसे सुन रोहन बोला, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे बोलूं। उद्धरण चिन्ह। बोलो, क्या तुम ऐसा करोगी? क्या तुम अपनी मम्मा को वापस अपने पास लाने में मेरा साथ दोगी? अपने डैडी की बात सुन परी हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ डैडी, मैं मम्मा को वापस हमारी जिंदगी में लाने के लिए वो सब करूँगी जो आप बोलोगे। उद्धरण चिन्ह। मुझे तो बस मेरी मम्मा चाहिए और कुछ भी नहीं। इतना बोल वो रोहन को देखती है और बोली, डैडी, मुझे वो पिहू बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसने मुझसे मेरी मम्मा छीन ली। इस पर रोहन बोला, और उस आदर्श ने मुझसे मेरी नियति और इन दोनों बाप बेटी को सबक सिखाना ही होगा। बहुत जल्दी ही नियति हमारे पास होगी और हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर, इतने दूर जहाँ से वो दोनों ही बाप बेटी हम तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। बोल वो मुस्कुराने लगता है। उद्धरण चिन्ह। 195 एपिसोड। राजपूत हवेली। सारे लोग नाश्ते के लिए अपनी अपनी चेयर पर बैठे होते हैं और नियति सभी को नाश्ता सर्व कर रही होती है, मगर पिहू आज काफी ज्यादा शांत होती है। ना ही वो कुछ भी बोल रही होती है, ना ही वो नाश्ता कर रही होती है। जब नियति अपनी बेटी को इस तरह से इतनी शांत देखती है तो उसे समझ नहीं आता उसकी बेटी को हुआ क्या है, और उसी के साथ बाकी सारे भी पिहू को शांत देख थोड़े हैरान होते हैं। तभी नियति पिहू के पास बैठते हुए पिहू का माथे और गले को हाथ लगाकर चेक करते हुए बोली, पिहू बेटा, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना मेरी गुड़िया? बोलते हुए वो उसे अच्छे से देखने लगती है और अपनी मोम की इस बात को सुन पिहू नियति को देखती है और उसे देखते ही पिहू की आंखें हल्की सी नम हो जाती है और वो नियति को ही अपनी नम आंखों से देखकर बोली, मोम, अब आपको परी मिल गई है तो क्या आप अब मुझे प्यार नहीं करोगी? और क्या आप बस परी को ही प्यार करोगी? बोलते हुए पिहू की आंखों की नमी उसके गालों पर आ जाती है और वो अपनी बेचली आंखों के साथ ही नियति को देख रही होती है। मगर जैसे ही नियति पिहू की इस बात को सुनती है वैसे ही वो पिहू को अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं मेरी गुड़िया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बच्चा मोम आपसे प्यार करना कभी कम नहीं कर सकती मेरी गुड़िया। आपकी मोम एक पल के लिए सांसें लेना बंद कर सकती है, पर अपनी गुड़िया अपनी पिहू से प्यार करना कम या बंद नहीं कर सकती बेटा। आप तो हमारे जीने की वजह हो बेटा, और कोई अपनी ही जिंदगी से प्यार करना कैसे कम कर सकता है? इतना बोल वो पिहू का माथा चूम लेती है और बोली, हाँ ये बात सच है बेटा, परी भी हमारी ही बेटी है, मगर जो जगह आपकी और अंश की हमारे दिल में है वो जगह परी कभी भी नहीं ले सकती बेटा। और रिश्ते खून से नहीं बनते बल्कि वह दिल से बनते हैं और प्यार और समर्पण से बनते और निभाए जाते हैं। और हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है जहाँ पर न हम आपसे दूर और इस परिवार से दूर होकर जी सकते हैं, न ही ये परिवार हमसे दूर होकर खुश रह सकता है। और आप इस बात के बारे में सोचना बंद कर दो, हम कभी भी आपसे प्यार करना बंद या कम कर सकते हैं। इतना बोल नियति ढेर सारी किस अपनी गुड़िया के पूरे फेस में कर देती है, जिसे पाकर पिहू के फेस पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो नियति को देख अपने दोनों हाथ हवा में लहराकर बोली, आई लव यू मॉम, आई लव यू सो मच। इतना सारा बोल वो मुस्कुरा देती है और उसकी बात सुन नियति भी अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर बोली, और मोम भी आपसे इतना ही सारा प्यार करती है मेरी गुड़िया। बोल वो भी मुस्कुरा देती है और उन दोनों माँ बेटी को ऐसे खुश देख बाकी सारे भी खुश होते हैं। मगर हमारा नन्हा सा अंश, उसे तो अपनी दीदी से काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही होती है, क्योंकि उसकी मम्मा बस उसकी दीदी को ही प्यार और किस
दोनों दे रही होती हैं और उसे तो उसकी मम्मा भूल ही गई होती हैं। ये देख नौटंकीबाज अंश जोरों से रोने लगता है। जिसे ऐसे जोर से रोते देख वो भी अपने हाथ पैर पटकते हुए रोते देख पीहू अपने सर पर एक चपेट लगाकर बोली, लो हो गई इसकी नौटंकी शुरू। कोई अपनी ही दीदी से जलता है, भला जो मेरा छोटू सा भाई मुझसे ही जलता है। बोलते हुए वो अपना मुंह बना लेती हैं और अपने बेटे को ऐसे रोते देख नियति भी जल्दी से अंश के पास जाकर उसे अपनी गोद में लेते हुए बोली, हाय रे मेरा गोलू मोलू बच्चा, क्या हो गया आपको, आप इतना रो क्यों रहे हो। बोलते हुए वो प्यार से उसे भी किस करने लगती है और नन्हा शैतान जिसे तो बस नियति की किस ही चाहिए होती है, वो अपनी मम्मा की किस मिलते ही रोना बंद कर देता है और जोर से खिलखिला कर हंस देता है। जिसे ऐसे हंसते देख वीर और आदर्श एक साथ बोले, नौटंकी तही का बोल। वो दोनों ही अपना मुंह बना लेते हैं उद्धरण चिन्ह। जिन्हें ऐसे अपना मुंह बनाते देख अंश नियति के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरने की कोशिश करते हुए बोला, मम्मा मम्मा। जिसे ऐसे बोलते देख नियति प्यार से दोबारा अंश का माथा गाल और होठों पर किसकर बोली, नन्हा शैतान हमें सब पता है आपकी शैतानी, और चलो अब जाओ अपने डेड के पास, आज डेड आपको खाना खिलाएंगे। मोम आज दीदी को नाश्ता करवाती है, वैसे भी दीदी को स्कूल भी तो जाना है, फिर बाद में हम साथ में ढेर सारी मस्ती करेंगे। बोल बो अंश को आदर्श की गोद में बिठा देती है और खुद पीहू को उसके हाथ से नाश्ता करवाने लगती है। मगर अंश वो तो अपने डेड की गोद में जाते ही अपना मुंह बना लेता है और गुस्से में घूर कर अपने डेड को देखने लगता है और अपने ही बेटे को इस तरह खुद को घूरते देख आदर्श का मुंह सड़े हुए बैगन की तरह हो जाता है और वो भी घूर कर अंश को देखता है। मगर आदर्श को ऐसे घूरते हुए नियति देख लेती है और जैसे ही नियति उसे ऐसे घूरते देखती है उसे गुस्सा आ जाता है और वो आदर्श को देख जोर से चिल्लाए, आदर्श जी ये क्या हरकत है आपकी, हमने अंश को आपके पास बिठाए ताकि आप उसे नाश्ता करवा सके, मगर आप तो हमारे बेटे को ऐसे घूर रहे हो जैसे हमारे बेटे ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। आप ऐसे कैसे हमारे ही सामने हमारे बेटे को घूर कर देख सकते हो। आदर्श जी बोलिए आप ऐसा कैसे कर सकते हो। बोलते हुए ही वो उसे गुस्से में देख रही होती है। मगर नियति की बात सुन आदर्श का पहले से सड़ा हुआ फेस और भी ज्यादा सड़ जाता है और वो अपना फेस झुका लेता है, जिसे ऐसे देख नियति को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वैसे ही गुस्से में बोली, आदर्श जी क्या हम आपकी पिटाई लगाते हैं या आपको भूखा रखते हैं जो आप इस तरह अपना इतना गंदा सा मुंह बना रहे हो। हमने तो बस आपसे बोले आप ऐसे घूर कर हमारे बेटे को देख नहीं सकते, वो डर सकता है और हमारी इतनी सी बात पर आपका मुंह बन गया। बोलते हुए वो भी थोड़ी सी उदास हो जाती है